तो द सुप्रीम अल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने जिन और बाओ के साथ 2v1 फाइट करके उन्हें हरा दिया था, जिसके लास्ट सीन में फैंग सीसी के साथ मार्शल आर्ट पवेलियन में गया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सीसी को देखते हैं जो एल्डर शेन से पूछती है कि आपके सुजाकू एकेडमी में कितने को डिसाइपल हैं, जिसे सुन एल्डर शेन उसे बताते हैं कि हमारे सुजाकू एकेडमी में टोटल 5 को डिसाइपल हैं, जिनमें से अगर तुमको एक बनना है तो तुम्हें इसके लिए इस साल के एंड तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही अगर तुम अपने एबिलिटीज को उनको डिसाइपल से बेहतर कर लो तो तुम उनमें से एक को डिसाइपल बन सकती हो। जो बात बताते हुए एल्डर शेन उन सभी को एक फॉर्मेशन की हेल्प से किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहां पहुंचने के साथ एल्डर शेन अपनी पावर का यूज करके जिस चट्टान पर वो टेलीपोर्ट हुए थे उसे आगे की ओर ले जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिनके आगे हम एक बड़े से माउंटेन को देख पाते हैं, जिसे देख फैंग बोलने लगता है कि यह तो चुआंगोंग क्लिफ है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर एल्डर शेन उसे बताते हैं कि बच्चे तुम गलत हो, यह चुआंगोंग क्लिफ नहीं है बल्कि यह मेरे लनहाउ मेंशन का एंशिएंट वॉल है, जिसका नाम ट्रेजर मार्शल आर्ट क्लिफ है, जहां तुम्हें अलग अलग एट्रीब्यूट के मार्शल आर्ट टेक्निक मिलने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पर हर एक पर्सन को बस 2 ही मार्शल आर्ट टेक्निक चूज करने का ऑप्शन है। तुम उन माउंटेन में गड़े हुए वो अलग अलग बॉल्स को देख पा रहे हो, वह सभी अलग अलग मार्शल आर्ट एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ब्लू वाटर को, रेड फायर को, ग्रीन वुड को, पर्पल थंडर को और येलो अर्थ को। जिस क्लिफ को मैं जैसे एक्टिवेट करूंगा तो वह बॉल तुरंत ही उस माउंटेन से बाहर निकल कर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हुए अलग अलग कलर के बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जिन सभी बॉल्स के अंदर अपनी एक टेक्निक होगी। जो बातें बताकर एल्डर शेन अपने पास में रखे हुए एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हैं, जिस आर्टिफैक्ट के यूज से वह इस मार्शल आर्ट क्लिप को एक्टिवेट कर देते हैं, जिनके ऐसा करते ही वह सभी लगे हुए बॉल अब उस माउंटेन से अलग होकर अपने आप को मल्टीप्लाई करके इधर उधर घूमने लगते हैं। जिन सभी बॉल के अंदर अपनी एक मार्शल आर्ट टाइप एट्रीब्यूट की टेक्निक है, जैसे कि आप ये ब्लू बॉल को देख सकते हैं जिसके अंदर वाटर एलिमेंट की कोई टेक्निक होगी। तो सीसी जब अपने सामने इतने सारे अलग अलग मार्शल आर्ट टाइप एट्रीब्यूट के टेक्निक को देखती है तो वो एल्डर शेन से सवाल करती है कि आखिर इतने सारे बॉल्स में से सबसे पावरफुल टेक्निक कौन सी है। जिस पर एल्डर शेन उसे बताते हैं कि जिस बॉल के अंदर जितना पावरफुल टेक्निक होगा उस बॉल को पकड़ना उतना ही मुश्किल होगा। और अब जबकि तुमने यह बात मुझसे पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर जो सबसे पावरफुल टेक्निक है वो अर्थ लेवल मार्शल आर्ट है, जो यहाँ पर तुम्हें उन बॉल्स में देखने को नहीं मिलेगी। वह तो अपने आप को एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म किया रहता है जो जल्दी यहाँ पर अपीयर होगा। तो चलो, मैंने तुम लोगों से अब बहुत बातें कर ली और तुम लोग का समय स्टार्ट होता है अब से, जिस समय के अंदर अगर तुमने 2 मार्शल आर्ट टेक्निक को अपने लिए चूज नहीं किया तो तुम्हें अब अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद ये मार्शल आर्ट क्लिप खुलेगा। जिनकी ये बात भी खत्म नहीं हुई थी कि उतने में यून फटाफट उन बॉल के पास जाकर अपने लिए टेक्निक को चूज करने लगती है, जिन सब में यून यह तो भूल गई थी कि जो टेक्निक जितना ही पावरफुल होगा उसे पकड़ना उतना ही मुश्किल। जिससे होता यह है कि यून जैसी एक पावरफुल टेक्निक को पकड़ने की कोशिश करती है तो वह टेक्निक उस पर काफी ज्यादा फोर्स बिल्डअप करती है, जिसकी वजह से यून सीधे नीचे चली आती है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो इन बॉल्स में रखी अलग अलग मार्शल आर्ट टेक्निक को देख यही सोच रहा था कि क्या मुझे यहाँ पर सबसे पावरफुल टेक्निक चूज करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरी बॉडी कंडीशन है उसमें मैं पावरफुल टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, और अगर मुझे मेरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिन सब की वजह से मुझे यहाँ पर किसी मिड ग्रेड टेक्निक को चूज करना पड़ेगा जो मेरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके। जो बातें सोचते हुए फैंग की नजर एक टेक्निक पर पड़ती है जो सीसी के लिए काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वह तुरंत ही सीसी को उस टेक्निक को लेने का इशारा करता है, जिसका इशारा मिलते ही सीसी तुरंत ही उस टेक्निक के पास जाकर अपनी पावर का यूज कर उसे पा लेती है। जो टेक्निक असल में लो ग्रेड की होती है, जिसका नाम वुडन स्नेक रैपिंग रेलम होता है, जिसकी वजह से ही सीसी उसे इतनी आसानी से पा सकी। जिस टेक्निक को पाने के बाद सीसी काफी खुश होती है, इसलिए वो उछल कूद करने लगती है। और अब जबकि सीसी ने अपना टेक्निक पा लिया है, वह भी यहाँ के मौजूद सभी लोगों से सबसे पहले, तो इससे गुस्सा होकर यून तुरंत ही उस टेक्निक को फिर से लेने को बढ़ती है। जिसके साथ हम इस बार हान और फैंग को जाता हुआ देखते हैं, जिन लोगों को भी अपनी टेक्निक चूज करने को रहती है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो अपनी फायर पावर का यूज कर उन बॉल में से एक को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर की टेक्निक को ले लेता है, जो टेक्निक यहाँ पर मिड ग्रेड की थी। लेकिन जैसी फैंग ने मिडिल ग्रेड टेक्निक पाई थी उतने में हम वहाँ पर एक आइस पाइथन को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर वह अर्थ मार्शल आर्ट टेक्निक होती है।
जिसके बारे में कुछ समय पहले एल्डर शेन सबको बता रहे थे। पर इस टेक्निक में एक ही प्रॉब्लम होती है कि इसे पाने के लिए इस आइस पाइथन को मारना पड़ता है। फिर तभी हम यून को देखते हैं जिसे अभी तक एक भी मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं मिली थी, जो इस आइस पाइथन को देख उस पर अटैक करने की कोशिश करती है ताकि वो इसे मारकर उसके अंदर के अर्थ लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक को अपना बना सके। पर यह आइस पाइथन हद से ज्यादा पावरफुल होता है, जो अपने एक ही पूंछ से यून के किए हुए सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पीछे भेज देता है। जिसे देख अब हान सामने आता है, जो अपने एक्यूपंक्चर नीडल की हेल्प से इस पाइथन पर अटैक करता है, जिसके सभी नीडल इस पाइथन की चमड़ी में लगते भी हैं, पर इसकी चमड़ी काफी ज्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से वह इन सभी नीडल्स को बाहर निकालते हुए हान को भी पीछे भेज देता है। जिसके बाद इस पाइथन से इन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है, जिन सब में एक ऐसा मोमेंट आता है जब यह पाइथन उन दोनों को मारने को था, पर एन मौके पर फैंग अपनी वहां एंट्री मारते हुए अपने एब्स्टेन मेथड को एक्टिवेट कर अपनी पावर का यूज करके इस पाइथन पर अटैक करता है। जिस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख वह पाइथन अपनी आइस पावर का यूज करके फैंग के अटैक से फाइट बैक करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर फैंग की टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से फैंग इस आइस पाइथन के किए हुए अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे मार डालता है। जिसके मरते ही हम उसकी बॉडी को गायब होता हुआ देख पाते हैं, जिसके अंदर अब अर्थ लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक बाहर निकलती है। जिस टेक्निक को अपेयर होता हुआ देख फैंग तुरंत ही उसे अपने पास रख लेता है। जो टेक्निक असल में अर्थ टाइप के सबसे लो ग्रेड की स्किल होती है, जिसका नाम ब्रोकन जेड ऑफ आइस स्नेक हैंड होता है। जिस टेक्निक को फैंग के हाथों में देख एल्डर शेन बोलते हैं, फैंग तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी जो ये ब्रोकन जेड ऑफ आइस स्नेक हैंड टेक्निक को अपना बनाया है, यह हमारे लनहाउ मेंशन की 6 सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक है, जिस टेक्निक को सीखने में कम से कम तुम्हें 20 से 30 साल तो लग ही जाएंगे। पर फैंग बोलता है ना, मैं तो इसे अभी ट्राई करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस टेक्निक को जल्दी मास्टर कर सकता हूँ। जो बोलकर फैंग वहां पर मेडिटेट करते हुए इस टेक्निक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम हान और यून को देखते हैं, जिन लोगों ने अभी तक कोई भी मार्शल आर्ट टेक्निक को अपना नहीं बनाया था, और दूसरी ओर सीसी ने अभी तक एक मार्शल आर्ट टेक्निक को किसी तरह से पा लिया था, जिसकी वजह से अब वह तीनों काफी तेजी से उन बॉल को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि फैंग ने तो अभी तक अपने 2 मार्शल आर्ट टेक्निक को पा लिया था। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम हान और यून के हाथों में एक एक मार्शल आर्ट टेक्निक के जेट को देख पाते हैं, जिन सब का यह मतलब था कि इतने समय में उन दोनों ने अपने एक मार्शल आर्ट टेक्निक को चूज कर ही लिया। लेकिन तभी हम यून को देखते हैं, जो अपने पास पाए हुए टेक्निक को देख ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि जिस टेक्निक को अभी वह पाई रहती है वह कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, जिसकी वजह से वह अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सके। पर दूसरी ओर सीसी ने काफी अच्छी टेक्निक को अपना बना लिया था, जिससे वह काफी खुश होती है। जिन लोगों के हाथ में यह मार्शल आर्ट टेक्निक को देख एल्डर शेन बोलते हैं, बहुत अच्छे, तुम लोगों ने ऐन मौके पर अपने लिए कम से कम एक टेक्निक को तो चुना, क्योंकि अब तुम्हारा समय हो चुका है। अब यह मार्शल आर्ट क्लिप बंद होता है, जिसकी वजह से अब तुम दोनों को यहाँ से बस एक टेक्निक को ही अपने साथ ले जाना पड़ेगा। जिनके बोलते ही हम फैंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा आइस ऑरा बाहर निकलने लगता है, जिसे देख वहाँ के मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह था कि फैंग ने इतने समय के अंदर उस ब्रोकन जेड ऑफ आइस स्नेक हैंड टेक्निक को मास्टर कर लिया था। जो अब इस टेक्निक को थोड़ी देर में जब पूरी तरह से मास्टर कर लेता है, तो हम फैंग के हाथों में एक पाइथन स्पिरिट को देख पाते हैं, जिसका अटैक जब फैंग अपने सामने वाले माउंटेन पर करता है तो वह माउंटेन पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। जिसको ये टेक्निक को ऐसा मास्टर करता हुआ देख तो एल्डर शेन का मुंह बस खुला का खुला ही रह जाता है। जिसके दिखाते ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें अब फैंग को लनहाउ मेंशन में कई सारे मार्शल आर्ट टेक्निक के किताबों को पढ़ता हुआ दिखाया जाता है। जो जब वहाँ पर किताबों को पढ़ रहा था, तभी हम उस जगह पर टिया को आता हुआ देखते हैं, जो फैंग को देख बोलने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही थी, आओ चलो मैं तुम्हें एक जगह पर खाने को ले चलती हूँ। जिसके बोलती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टिया और फैंग को एक होटल में देखते हैं, जिनको एक साथ देखकर वहाँ पहले से बैठकर खा रहे 2 लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर टिया फैंग के साथ क्या कर रही है। कमजोर और डरपोक सा तो है फैंग, जिसे सुन उसके बगल वाला बंदा बोलता है ना, लगता है कि तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है, फैंग पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, तो सुनो उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद हम टिया को देखते हैं, जो फैंग को कहती है तुम्हारी रैंसी के साथ क्या रिलेशन है, कि उसकी मो फैमिली ने मेरे किन फैमिली को तुम पर और रैंसी पर नजर रखने को कहा है। जिस पर फैंग बोलता है वह तो मेरी फियांसे है, जिसकी मैरिज मेरे साथ बचपन में ही फिक्स हो गई थी। जो बात सुनकर टिया कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मो फैमिली को इस मैरिज से कोई प्रॉब्लम है। मैंने तो यह भी खबर सुनी है कि मो फैमिली जल्दी इस लनहाउ सिटी में आने वाली है तुम्हें ढूंढने के लिए।
जिस बात को सुनने के बाद फैंग बोलता है तुम इन सब के बारे में चिंता मत करो, ये मैटर मैं और रेंसी हैंडल कर लेंगे। तुम बस मुझे यह बताओ कि यहाँ पर इस लनाओ मेंशन में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मैं अपने सोल पावर को बढ़ा सकता हूँ। जिस पर टिया कहती है हाँ ऐसी जगह है तो, जिसका नाम शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट है। लेकिन उस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट का यूज करके अपने सोल पावर को बढ़ाना इतना भी आसान नहीं है। उस चीज के लिए मैंने और यहाँ तक के लनाओ मेंशन के कई सारे डिसाइपल ने कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। और अब जबकि मैंने तुम्हें उस जगह के बारे में बता ही दिया है तो वह जगह यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, तो आओ मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलती हूँ। जो बात सुनने के बाद फैंग तुरंत ही टिया के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमारा सीन उस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट पर शिफ्ट होता है, जो असल में ये इतनी बड़ी स्टोन स्वॉर्ड थी जिसके अगल बगल हम काफी ज्यादा चेन्स को देख पाते हैं जो इस स्वॉर्ड को ट्रैप की हुई थी। जहाँ पहुंचकर टिया फैंग को बताती है कि तुम अपने सामने ये जो इतना बड़ा सा स्टोन स्वॉर्ड को देख पा रहे हो यही है शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट, जिसके अंदर पावर है कि वह किसी भी कल्टीवेटर के सोल पावर को बढ़ा सकती है। लेकिन इसको समझना इतना भी आसान नहीं है। इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट के जब तुम पिछले वाले हिस्से पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर किसी तरह का एंशिएंट टेक्स्ट इस पर लिखा हुआ मिलेगा, जिस एंशिएंट टेक्स्ट को बहुत ही कम लोग समझ पाए हैं। और जो लोग भी उस एंशिएंट टेक्स्ट को समझ पाए हैं वह लोग यहाँ पर अपनी सोल पावर को बढ़ा सके हैं, जो लोग यहाँ पर लनाओ मेंशन में बहुत ही कम है। जो सब बातों को ध्यान रखते हुए फैंग उस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट के पास जाकर उसे अच्छी तरह से देखने लगता है। और जब वो उस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट की उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर वो एंशिएंट टेक्स्ट में किसी तरह का स्पेल रखा था, तो वह यह देखकर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि यह तो फॉर्मेशन है। ओह, अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर इतने कम कल्टीवेटर क्यों हैं जो इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट का यूज करके अपनी सोल पावर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि असल में जो एंशिएंट टेक्स्ट ये शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट पर लिखा है वह कोई एंशिएंट टेक्स्ट नहीं है बल्कि एक फॉर्मेशन है। जो फॉर्मेशन इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट को सील किए रहता है कि वह अपनी सोल पावर को किसी और कल्टीवेटर में इजीली ना भेज सके। पर यहाँ पर जो भी कल्टीवेटर इस एंशिएंट टेक्स्ट को समझकर इसे क्रैक कर पाता है तो वह इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट के यूज से अपनी सोल पावर को बढ़ा लेता है। जिन सभी बातों को जानकर फैंग वहाँ पर बैठकर इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट के इस एंशिएंट टेक्स्ट को क्रैक करना स्टार्ट कर देता है ताकि वह इसके हेल्प से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके अपनी सोल एनर्जी को बढ़ा सके। जो प्रोसेस जैसी फैंग स्टार्ट करता है तो हम इन सभी एंशिएंट टेक्स्ट को इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट से अलग होता हुआ देखते हैं। जो एंशिएंट टेक्स्ट अभी काफी ज्यादा चमकते हुए इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट के अंदर जाने लगते हैं, जिससे होता यह है कि फैंग अपने आप को इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट के अंदर देख पाता है जहाँ पर काफी ज्यादा सोल एनर्जी मौजूद होती है। जो सोल एनर्जी अब देखते देखते फैंग की बॉडी में काफी तेजी से एब्जॉर्ब होने लगती है, जिस प्रोसेस में फैंग को काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में पहली बार सोल एनर्जी ट्रांसफर जो हो रही थी। जिस सोल एनर्जी को फैंग अपनी बॉडी में ऐसा एब्जॉर्ब होता हुआ देख उसे कंट्रोल करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, जिसके ऐसा काफी देर तक करने की वजह से फैंग फाइनली सोल एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टेबल कर ही लेता है, जिसकी वजह से हम रियल वर्ल्ड में फैंग की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होता हुआ देख पाते हैं। जिसके बॉडी से ऐसा ये ऑरा रिलीज होता हुआ देख दूर से बैठ के यह सब देख रही टिया काफी ज्यादा खुश होती है, जो यही सोच रही थी कि फैंग मैं जानती थी कि तुम इस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट को इजीली क्रैक कर लोगे, इसीलिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें लाई थी ताकि तुम अपनी सोल पावर को बढ़ा सको। और देखो तो आज तो तुम काफी ज्यादा मुझे हैंडसम लग रहे हो। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो यहाँ पर इतनी देर तक सोल एनर्जी को कल्टीवेट करता है कि उसे यहाँ पर सुबह से शाम हो जाती है। जिस टाइम पर जब फैंग को होश आता है तो वह काफी खुश होता है क्योंकि इतनी देर मेहनत करने के बाद वो अपनी बॉडी में पहले से ज्यादा सोल एनर्जी को फील कर पा रहा था, जिसके लिए वह टिया को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी वजह से ही वह इस जगह पर आ सका। और अब जबकि काफी ज्यादा शाम हो गई थी इसलिए फैंग टिया को वापस घर चलने को कहता है। पर टिया कुछ देर एक बात को सोचते हुए फैंग के पास आते हुए बोलती है कि क्या कल तुम मुझे वॉर पपेट पवेलियन में मिल सकते हो, जहाँ पर मैं कल मार्शल आर्ट टेक्निक और अपनी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने वाली हूँ, तो क्या तुम वहाँ पर मेरे साथ आना पसंद करोगे। तो फैंग बोलता है ठीक है, मैं कल 8 बजे उस वॉर पपेट पवेलियन के पास आ जाऊंगा, तुम मेरा वहाँ पर इंतजार करना। जिसकी ये बात सुनकर टिया मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा रात हो गई थी, पर इतना ज्यादा रात होने के बावजूद भी फैंग को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो वापस उस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट के पास जाने लगता है ताकि वो वहां पर जाकर वापस अपनी सोल एनर्जी को कल्टीवेट कर पाए। जहाँ पर जब फैंग पहुंचता है तो वह नोटिस करता है कि वहाँ पर उससे पहले एक लड़की मौजूद है जो वहाँ पर उस शॉर्ट सोल मॉन्यूमेंट के एंशिएंट पैटर्न को समझकर अपने सोल एनर्जी को कल्टीवेट कर पा रही है। जिसे देख फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने टिया से सुना था कि ऐसे बस बहुत ही कम डिसाइपल हैं
जो इस एंशिएंट पैटर्न को समझकर अपनी सोल एनर्जी को यहाँ पर कल्टीवेट कर पाते हैं। और अब जबकि ये लड़की स्वॉर्ड सोल मॉन्यूमेंट के पास अपनी सोल एनर्जी को कल्टीवेट कर पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि यह जरूरी कोई जीनियस होगी। जिससे फेंग यह डिसाइड करता है कि वह इस लड़की को थोड़ा सा भी परेशान ना करके चुपचाप कोने में जाकर अपना कल्टीवेशन करेगा, क्योंकि अगर फेंग इस लड़की को थोड़ा सा भी परेशान करेगा तो वह एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। तो फेंग चुपचाप इस लड़की को डिस्टर्ब ना करते हुए कोने में जाकर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। और अब जबकि फेंग इस स्वॉर्ड सोल मॉन्यूमेंट के यूज से दूसरी बार अपनी सोल एनर्जी को कल्टीवेट करने के लिए आया था, तो इस बार फेंग सीधे ही अपने सोल को इस स्वॉर्ड सोल मॉन्यूमेंट के अंदर ट्रांसफर कर पा रहा था। जिस मॉन्यूमेंट के अंदर आने के बाद फेंग इस जगह पर काफी ज्यादा सोल एनर्जी को नोटिस करता है, जो पहले वाले सोल एनर्जी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंस थे। जिसका फायदा उठाते हुए फेंग तुरंत ही वहां बैठकर सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हम इस बार उसके कोर को देख पाते हैं जो काफी तेजी से ग्लो कर रहा था। जिन सब का यह मतलब था कि फेंग की सोल एनर्जी अब काफी ज्यादा बूस्ट अप हो चुकी थी। जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में फेंग को रात से सुबह हो जाता है, जहाँ पर जब थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उसी लड़की को देखता है जो जब वो रात को आया था तो उससे पहले कल्टीवेशन यहाँ कर रही थी। जो लड़की फेंग को काफी करीब से देख रही थी, इसलिए फेंग की आंखें जैसी खुलती है तो वह तुरंत ही पीछे को चला जाता है। जो अब आगे कुछ बोल पाता उतने में वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस स्वॉर्ड सोल मॉन्यूमेंट के पास आकर कल्टीवेशन करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर जब शाम हो जाती है तो इस स्वॉर्ड सोल मॉन्यूमेंट के पास बस मैं ही कल्टीवेट कर सकती हूँ, और अगर ऐसा किसी और ने किया तो मैं उसे बहुत बड़ी सजा देती हूँ। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ पर आकर चोरी चुपके मेरे साथ ही कल्टीवेशन कर रहे थे। तो फेंग ये बात सुनकर बोलने लगता है, अरे अरे मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर नया हूँ, वरना मुझे ये बात पता होती तो मैं शाम को यहाँ कभी नहीं आता। जिसे सुन वह लड़की बोलती है, अच्छा तो यह बात है, तो चलो मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसको ऐसा उसको माफ करता हुआ देख फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि ये लड़की उससे फाइट करेगी। इसलिए फेंग उस लड़की को उकसाने के लिए बोलने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा बोरिंग हो, और अभी तुम कुछ समय पहले क्या बोल रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला। जो अपनी बातों को फेंग इससे आगे कुछ बोल पाता उतने में वो लड़की फेंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी लड़की को देखते हैं जिससे फेंग एटीट्यूड में बात कर रहा था। जिस लड़की का नाम किन्सी होता है, जो फेंग के इस बिहेवियर से उस पर काफी गुस्सा होती है। बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जैसे जीनियस डिसाइपल को ऐसा बोलो। जो बोलकर किन्सी काफी तेजी से फेंग पर अटैक करने को बढ़ती है, पर फेंग भी इसके लिए तैयार तुरंत ही अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए एक मुक्का किन्सी की ओर करता है। जिन दो अटैक के टकराने से काफी भयंकर ऑरा निकलने के साथ वह दोनों काफी तेजी से पीछे की ओर चले जाते हैं। लेकिन किन्सी यहाँ पर ना रुकते हुए तुरंत ही फेंग पर फिर से अटैक करने को जाती है, जिसके अटैक को फेंग इस बार बहुत इजीली डॉज कर लेता है। और जब किन्सी वापस से फेंग पर अटैक करने की कोशिश करती है तो उतने में फेंग उस पर एक नी अटैक कर देता है। जो फेंग का अटैक इतना पावरफुल होता है कि इसके इम्पैक्ट से किन्सी काफी तेजी से पीछे चली जाती है, और उसकी हालत को हम इस अटैक के बाद काफी खराब होता हुआ भी देख सकते हैं। जो सोचने लगती है कि वाकई में ये लड़का तो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे मैं अभी तो फिलहाल पंगे ले नहीं सकती, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो किन्सी फेंग को बोलती है, बच्चे आज तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, जो मुझे अपना एक काम याद आ गया है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, पर अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो उस टाइम मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो बोलकर किन्सी वहाँ से काफी तेजी से चली जाती है। जिसके बाद हमारा सीन टिया पर शिफ्ट होता है, जो वॉर पपेट पैलेस के बाहर फेंग का काफी देर से इंतजार कर रही थी। जो जब वहाँ पर फेंग को आता हुआ देखती है तो वह बोलती है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि अभी 8:30 हो चुका है और अभी तुम आ रहे हो। पर चलो कोई ना, हमें तुरंत ही इसके अंदर जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर हेवन लेवल का ट्रेनिंग रूम को बुक किया है, जहाँ पर हमें कल्टीवेशन के दौरान कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मैंने सुना है कि उस हेवन लेवल ट्रेनिंग रूम के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जो किसी भी कल्टीवेटर को उसके लेवल को आगे बढ़ाने में काफी मदद करती है। जो बातें बताते हुए टिया फेंग को इस वॉर पपेट पैलेस के अंदर ले जा रही थी, जहाँ जब फेंग की नजर इस वॉर पपेट पैलेस के अंदर रखी हुई चीजों पर पड़ती है तो वह काफी हैरान होता है, क्योंकि यहाँ की मौजूद सभी चीजें कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद करती हैं। जिसके बाद जब वह लोग ऐसी थोड़ी देर तक चलते हैं तो वह लोग उस ट्रेनिंग रूम के सामने आ जाते हैं जिसे टिया ने आज बुक किया था।
जिस जगह पर पहुंचकर टिया अपने पास में रखा हुआ एक टोकन को बाहर निकालकर इस हेवन लेवल ट्रेनिंग रूम के एंट्रेंस पर लगाती है, जिसके ऐसा करते ही यह हेवन लेवल ट्रेनिंग रूम का एंट्रेंस खुल जाता है, जहां पर हम काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को नोटिस करते हैं, जिसे देख फैंग बोलने लगता है कि यह हेवन लेवल ट्रेनिंग रूम किसी भी कल्टीवेटर के लिए सपना होता है कि वह यहाँ आकर अपनी कल्टीवेशन करे, और मेरा आज ये सपना सच हो चुका है बस तुम्हारी वजह से टिया, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। तो टिया फैंग को इस हेवन लेवल ट्रेनिंग रूम के एक और फीचर को बताती है, बोलती है कि इस ट्रेनिंग रूम के अंदर हमें 8 लेवल तक के वॉर पपेट मिल सकते हैं, जिनसे हम फाइट करके अपने टेक्निक्स और एबिलिटी को पहले से इनहेंस कर पाएंगे। पर कुछ समय पहले मेरी बात इस पैलेस के मास्टर से हुई थी, जिसने मुझे बताया था कि इन सभी पपेट को सील कर दिया है, जिसकी वजह से ये आपके कल्टीवेशन में कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो क्या तुम फैंग मुझसे फाइट करके अपने मार्शल आर्ट टेक्निक को इम्प्रूव करना चाहोगे? और मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हूँ, जिससे जीतना इतना भी आसान नहीं है। जिस पर फैंग बोलता है ठीक है, मुझसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बताओ हम लोग फाइट कब स्टार्ट करेंगे, अभी या बाद में? जो बात फैंग ने बोला ही था कि इतने में टिया अपने वुड मार्शल आर्ट एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करते हुए कई सारे अटैक फैंग की ओर करने लगती है, जिसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए फैंग अपने नॉर्मल टेक्निक का यूज करता है, जिसकी हेल्प से वह कुछ समय के अंदर ही टिया के किए हुए इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद फैंग यहाँ पे ना रुककर तुरंत ही टिया पर अपने फुट अटैक करने को बढ़ता है, जिसके अटैक को काउंटर करने के लिए टिया भी अपना किक फैंग की किक पर दे मारती है, जिन दो अटैक के टकराने की वजह से वह दोनों ही एक साथ पीछे चले जाते हैं। तो टिया फैंग से पूछती है कि बताओ मैं एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हूँ कि नहीं, मेरी टेक्निक कैसी है? जिसे सुन फैंग बोलता है नॉट बैड, इसमें तुम्हें और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, और अब मेरे बचो इस अटैक से। जिसके इस अटैक को काउंटर करने के लिए टिया इस बार अपने पाम अटैक का यूज करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इजीली फैंग के अटैक को इस बार डिस्ट्रॉय कर डालती है। जिस इतना देर फाइट करने के बाद टिया समझ जाती है कि फैंग एक काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, जिसे वह इतनी आसानी से तो अपने नॉर्मल अटैक से हरा नहीं सकती, इसलिए वह एक काफी टॉप ग्रेड के मिस्टीरियस स्किल का यूज करने का डिसाइड करती है, जिसका नाम वुडन स्नेक व्हिप टेक्निक होती है। जो टेक्निक जैसी टिया ने यूज किया था वैसे ही वहाँ पर कई सारे विंड स्नेक का फॉर्म लेकर फैंग की ओर बढ़ने लगते हैं। और अब जबकि टिया ने जो अटैक किया था यह एक टॉप ग्रेड मिस्टीरियस टेक्निक होती है, तो इसे काउंटर करने के लिए फैंग अपने गोल्डन एब्स्ट्रेंथ मेथड का यूज करके इस अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देख टिया बोलती है बहुत अच्छे, लगता है कि तुम्हारे पास काफी पावरफुल मूव्स हैं, पर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैंने भी अपना एक पावरफुल मूव लास्ट के लिए बचा के रखा था, जो टेक्निक कुछ और नहीं बल्कि एक लोअर अर्थ ग्रेड मार्शल आर्ट टेक्निक थी, जिसका नाम शैडो स्नेक स्काई फ्यूरी स्ट्राइक होता है। जिस टेक्निक का यूज करते हुए टिया कई सारे विंड्स को फैंग की ओर रिलीज करती है, जो विंड्स काफी तेजी से फैंग की ओर बढ़ने लगती है। और इस टेक्निक की यह खास बात होती है कि जब तक ये टेक्निक अपने ओपोनेंट को हिट ना कर दे तब तक वह उसे चेस करती रहती है, जिससे होता यह है कि फैंग इन विंड्स को अपनी ओर आता हुआ देख इन्हें काफी इजीली डॉज कर लेता है। पर जब वह देखता है कि ये विंड्स वापस से घूमकर उसकी ओर आ रहे हैं तो वह उन्हें काफी देर तक दौड़ाता है, जिन सब की वजह से फैंग समझ जाता है कि यह टेक्निक पहली वाली टेक्निक से काफी ज्यादा अलग है। इसलिए वह अपनी उस टेक्निक का यूज करता है जो उसने उस मार्शल आर्ट क्लिप से पहली बार चूज किया था। जिस टेक्निक की एबिलिटी होती है कि अपने यूजर की बॉडी को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के साथ उसे उड़ने की पावर दे देता है, जिसकी वजह से ही फैंग उन सभी विंड्स को चकमा देते हुए उनके बीच से निकलकर तुरंत ही अपने ब्रोकन जेड ऑफ आई स्नेक हैंड टेक्निक का यूज करके टिया पर अटैक करता है। और अब जबकि फैंग का यह ब्रोकन जेड आई स्नेक हैंड एक लोअर अर्थ ग्रेड का मार्शल आर्ट टेक्निक होता है, जो कि सेम वही लेवल की टेक्निक थी जो टिया ने यूज करके फैंग पर अटैक किया था। तो इन सब की वजह से यह होता है कि जैसे ही फैंग का यह टेक्निक टिया की टेक्निक से टकराता है तो वह दोनों ही एक साथ बर्बाद हो जाते हैं। जिस टेक्निक को ऐसा बर्बाद होता हुआ देख टिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वह इस टेक्निक का यूज बस अपने क्रिटिकल मूवमेंट पर ही किया करती थी। पर फैंग ने तो अपने एक ही टेक्निक का यूज करके टिया के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से टिया समझ जाती है कि फैंग एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर है। लेकिन इसके बावजूद टिया यहाँ पे ना हार मानते हुए फैंग से काफी देर तक फाइट करती है, जिन सब की वजह से फैंग और टिया काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए वह सीधे जमीन पर ही लेट जाते हैं। तो फैंग टिया को कहने लगता है कि आज की हमारी फाइट यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि मैं इस इतनी देर फाइट करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में
अब इतनी एनर्जी नहीं बची है कि मैं इससे अब ज्यादा फाइट कर सकूं। जिसे सुन टिया फैंग को कहती है कि मैं एक जगह को जानती हूँ जहाँ पर तुम अपने थकावट को दूर कर पाओगे। जो बोलकर टिया फैंग के साथ कहीं के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम टिया और फैंग को एक अलग ही जगह पर देखते हैं, जहाँ जाते वक्त टिया फैंग को बताती है कि इस जगह पर तुम्हें कई सारे स्पिरिचुअल चैम्बर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर के मौजूद अर्थ स्पिरिट पुल से तुम अपनी थकावट को बहुत इजीली दूर कर सकते हो। जिस जगह पर मैं तो अक्सर आया करती हूँ और साथ में यहाँ पर अलग अलग सेक्ट के डिसाइपल भी आया करते हैं, ताकि वह अपने दिन भर की थकावट को इस पुल की हेल्प से दूर कर सके। जिसके बाद जब वह लोग इस जगह के रिसेप्शन वाले एरिया पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक खड़े एल्डर उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर बस एक ही स्पिरिचुअल चैम्बर बचा है, बाकी सब बुक हो चुके हैं। जो बात जानकर टिया तो टेंशन में पड़ जाती है, पर फैंग उस एल्डर से पूछता है कि एक स्पिरिचुअल चैम्बर के अंदर कितने लोग रिलैक्स कर सकते हैं एक समय पर। तो वह एल्डर फैंग को बताते हैं कि एक स्पिरिचुअल चैम्बर के अंदर काफी बड़ा अर्थ स्पिरिट पूल मौजूद है, जिसके अंदर कम से कम 5-6 लोग तो आराम से ही रिलैक्स कर पाते हैं। जो बात जानकर फैंग टिया से कहता है कि लगता है कि हमें एक साथ उस रूम को शेयर करना पड़ेगा, तो बताओ तुम मेरे साथ वहां पर रिलैक्स करने को तैयार हो। जो बात फैंग ने खत्म भी नहीं की थी कि उतने में टिया शर्माते हुए कहती है कि हाँ, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वहां पर एक साथ रिलैक्स कर सकते हैं। जो बात बोलकर टिया तुरंत ही उस बचे हुए एक स्पिरिचुअल चैम्बर को बुक करके एल्डर को एडवांस पेमेंट करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमें उस स्पिरिचुअल चैम्बर के अर्थ स्पिरिट पूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग बैठकर काफी अच्छी तरह से रिलैक्स कर रहा था। जिसके पास हम थोड़ी देर बाद उस अर्थ स्पिरिट पूल के पास टिया को आता हुआ देखते हैं, जो फैंग को इस हालत में देख काफी ज्यादा ब्लश करते हुए इस पूल के एक कोने पर जाकर बैठ जाती है। तो फैंग की नजर जब टिया पर पड़ती है तो वह बोलता है कि वाकई में यह पुल तो काफी ज्यादा मैजिकल है, इसके अंदर बस मैं कुछ समय पहले से ही बैठा हुआ हूँ, पर मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी खोई हुई एनर्जी वापस से आ चुकी है। और देखो तो इस पुल के अंदर तो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिसके हेल्प से मैं अपनी कल्टीवेशन भी यहाँ कर सकता हूँ। तो ठीक है टिया, मैं अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो बोलकर फैंग वहाँ के मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी के हेल्प से अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देता है। जिसको ऐसा करता देख टिया काफी ध्यान से बस फैंग को देखे ही जा रही थी। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।